हाँ जी। तड़का। कल का रिवीजन। हाँ कल करा देंगे। हाँ भाई, कल हमने क्या क्या पढ़ाया था? तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया था। पोटेंशियल एनर्जी से पहले हमने कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ाया था, है ना। कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बताया था कि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ऐसे फोर्सेस जिनका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, उन सारे फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। और जिनका पाथ के ऊपर डिपेंड करता है उनको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। तो उसमें से कुछ एग्जांपल्स दिए थे कंजर्वेटिव फोर्स के, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के। कंजर्वेटिव फोर्स सारे के सारे फील्ड फोर्स जो हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स बोले जाते हैं। ठीक है। कुछ सेंट्रल फोर्स जो होते हैं, जो सेंटर की तरफ लगते हैं, उनको भी कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। तुम्हें याद करने कौन कौन से कंजर्वेटिव फोर्स हैं। कंजर्वेटिव फोर्स जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। उसके अलावा स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। इनके अलावा, चार के अलावा तुम्हारे पास पांचवा फोर्स नहीं आएगा। ठीक है। इलास्टिक फोर्स भी अगर तुम चाहो तो वो भी एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स ही है, लेकिन इलास्टिक फोर्स बाद में पढ़ाया जाएगा, अभी नहीं। रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं उसको। उसके अलावा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से हैं? विस्कस फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को, फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। उसके अलावा एयर फ्रिक्शन आ जाए, वो भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ना। इन तीनों के अलावा तुम्हारे लिए कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और नहीं आएगा, यही तीन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव आएंगे। ठीक है भाई। ठीक। कंजर्वेटिव फोर्स का ही वर्कडन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव होता है। उसके अलावा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्कडन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव नहीं होता है, वो वेस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? तुमने कोई भी वर्कडन किया, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में अगर सेव हुआ है तो मान लो कि तुमने जो वर्कडन किया है वो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्कडन किया। बात समझ में आई? अब कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्कडन होता है और पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन ये होता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इज नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। इसका नेगेटिव करेंगे तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल आ जाएगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। क्लियर है भाई? अगर मान लो यू इनिशियल बड़ा है और यू फाइनल छोटा है तो ऑब्वियसली वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव आएगा। मतलब वर्क डन जब भी कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन किया जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी। क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तुम देखो, क्योंकि यू फाइनल छोटा आ रहा है और यू इनिशियल बढ़ा रहा है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल है। और ये वैल्यू अगर पॉजिटिव आए तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ऑलवेज डिक्रीजेस द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। और वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या करेगा? अब पोटेंशियल एनर्जी होगा ही नहीं उसमें, अलग ही लोग। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क पोटेंशियल एनर्जी कहां से होगा? ठीक है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है, वर्क डन जो होता है अगर पॉजिटिव होगा तो इट मींस दैट इज डिक्रीजिंग द पोटेंशियल एनर्जी। और वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आए तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज आएगा ही नहीं, पोटेंशियल एनर्जी उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी बनेगी ही नहीं। समझ में आई बात? और क्या, अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी और फाइनली इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कम थी और फाइनली ज्यादा होगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स शुड बी नेगेटिव। और वर्क डन बाय, अगर पोटेंशियल एनर्जी घटी है तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स शुड बी पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आती है? ये इक्वेशन से ही समझ में आ जाती है। उसके अलावा वर्क डन और क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच में भी एक रिलेशन होता है। वो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एक पोटेंशियल एनर्जी जो है एक स्केलर क्वांटिटी है और फोर्स जो है वो एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है, तो इन दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए हमें डेल का यूज लेना पड़ता है। डेल क्या है? ग्रेडियंट। तो इसको लिखते हैं एफ इज माइनस के ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, माइनस के ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेडियंट क्या होता है? दैट इज क्या कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है हमको यू का, जो कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो फोर्स का एक्स वाला कंपोनेंट आएगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो फोर्स का वाई वाला कंपोनेंट आएगा, विद रिस्पेक्ट टू जेड करोगे तो फोर्स का जेड वाला कंपोनेंट आएगा। बस ध्यान रखना तुम्हें नेगेटिव जरूर लिखना है। माइनस के डी यू बाई डी एक्स, माइनस के डी यू बाई डी एक्स जो तुम्हें देगा वैल्यू, वो एफ एक्स की वैल्यू देगा। क्या देगा? एफ एक्स। ऐसी माइनस के डी यू बाई डी वाई तुम्हें एफ वाई की वैल्यू देगा। माइनस के डी यू बाई डी जेड तुम्हें एफ जेड की वैल्यू देगा। ठीक है। अब इस फोर्स को लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा एफ वेक्टर कैन बी रिटन एज माइनस डी यू बाई डी एक्स आई कैप प्लस के माइनस के डी यू बाई डी वाई इंटू जे कैप माइनस के डी यू बाई डी जेड इंटू के कैप, ऐसे लिखा आया था। ठीक है। उसके अलावा और क्या बताया था तुमको? हाँ, मैंने बताया था कि जो एट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, जितने भी एट्रैक्टिव फोर्स है नेचर में, वो सारों का जितना भी पोटेंशियल एनर्जी होता है वो नेगेटिव होता है। क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है। बात समझ में आती है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसका पोटेंशियल एनर्जी कैसा होगा? नेगेटिव फॉर्म में लिखा जाएगा। क्लियर है?
और जितने भी रिपल्सिव फोर्स हैं उनका सबका पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में लिखा जाएगा। बात समझ आई? ठीक है। और फिर चेंज भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कि अट्रैक्टिव का जो ग्राफ बनता है वो नीचे से बनता है और जो रिपल्सिव का ग्राफ बनता है वो ऊपर से बनता है। ठीक है, मतलब आर की वैल्यू अगर बढ़े, आर की वैल्यू अगर बढ़े तो अट्रैक्शन फोर्स में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता है और रिपल्सिव फोर्स में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है। बात समझ आती है? ये सब लिखा आया था। उसके अलावा क्या कराया तुमको और पोटेंशियल एनर्जी में? क्वेश्चन कराए थे? क्वेश्चन तो यही सब कराए होंगे, पोटेंशियल एनर्जी का और भी कोई क्वेश्चन कराया था? अच्छा, वो कोई बॉडी को ऊपर से गिरा दिया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ये सब ना। वो थोड़े उसके उस तरह के क्वेश्चन और भी कराएंगे आज, वो रिवाइज हो जाएंगे थोड़े थोड़े, है ना। चलो, कल वाला रिवीजन हो गया तुम्हारा? ये सब क्वेश्चन मैंने करा दिए थे ना? हाँ, mg की वजह से पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा या पॉजिटिव? अट्रैक्टिव फोर्स है mg, अट्रैक्टिव फोर्स है तो नेगेटिव होगा। सोच, वैसे भी सोच लेना, देख ऐसे सोच लिया अगर तू सोच, ये एम मास की बॉडी है, इसको ऊपर लेके जा, ठीक है। तो अगर तू पोटेंशियल एनर्जी लिखेगा ऊपर जाते वक्त, कैसी होगी? कैसी होगी? ये जो वर्क डन किया है तूने एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन किया। अगर कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन होता तो देख, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन मतलब ये नीचे आता, ठीक है, ये नीचे आता तो एम जी एच पॉजिटिव होता। ये देखिए यहां से तो ऊपर लेके गया है इसको, तो एम जी का अगर वर्क डन लिखे हैं तो वो नेगेटिव होगा कि नहीं होगा ऊपर जाने वक्त? और पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या होगा सोच, पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या हो रहा है? घट रहा है कि बढ़ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है घट रहा है? एमजीएच बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है ना? तो मैंने बताया था कि जो अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं उसमें पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा आर के साथ। देखिए आर, आर मतलब कहां से लिखे जाते हैं? डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, यही तो होता है आर। मतलब अर्थ का जो भी सेंटर होगा और इसके बीच का जो बीच का डिस्टेंस है इसको आर बोलेंगे। तो इनके बीच में वैल्यू, आर की वैल्यू बढ़ी है, जब आर की वैल्यू बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में कम होगी। नेगेटिव में कम होने का मतलब है बढ़ना, -5 से -2 हो गई तो बढ़ गई ना वैल्यू, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है जब ऊपर की तरफ कोई भी बॉडी जाता है। ठीक है भाई, समझ आ रहा है? लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जब लिखी जाए, अभी तो हम सिर्फ चेंज लिख रहे हैं, क्या पोटेंशियल एनर्जी लिख पा रहे हैं? हम नहीं लिख पा रहे, हम लिख भी नहीं पा रहे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, है ना। उसको हम बताऊंगा ग्रेविटेशन में कैसे लिखेंगे, है ना। माइनस के g m1m2/r ऐसे लिखा जाएगा, g m1m2/r वो पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी, माइनस के g m1m2/r। उस टाइम पर r यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस होगा और माइनस में लिखा जाएगा वो। क्लियर हुई बात? इलेक्ट्रोस्टैटिक में दोनों हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन चार्ज की वैल्यू। तुम याद करो वहां पर लिखाते थे कि पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए लिखेंगे के Q1 Q2/r, ऐसे ही अब चार्ज की वैल्यू भी लिखाते थे कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखना, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखना। देख इन दोनों में से कोई भी अगर एक नेगेटिव हो जाएगा तो कि पूरी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, के Q1 Q2/r। एक नेगेटिव होने से हुआ क्या, अंतर ये आया कि जैसे एक नेगेटिव हुआ तो फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव होगा। कैसा हो गया? अट्रैक्टिव। तो अट्रैक्टिव फोर्स के लिए नेगेटिव आया कि नहीं आया? अगर रिपल्सिव होता तो दोनों पॉजिटिव होते या दोनों नेगेटिव होते? दोनों नेगेटिव होते तब भी ये पॉजिटिव आता, दोनों पॉजिटिव होते तब भी ये पॉजिटिव आता, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव। क्लियर हुई कि नहीं बात? हाँ, आगे ना, आगे चल। पोटेंशियल एनर्जी लिखा दिया था मैंने, इसमें ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें लिखा दिया था mgh, लेकिन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी लिखाना बाकी था, है ना। ये सब लिखा दिया, ये हो गया, 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 ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये सब हो गया, ये यहां से स्टार्ट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग के बारे में पहले बता चुका हूं कि स्प्रिंग जो है भाई वो अपनी नेचुरल लेंथ पर ही उसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है। बात समझ आती है? नेचुरल लेंथ पर इसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है। इसको जैसे ही तुम कंप्रेस करोगे या स्ट्रेच करोगे, जैसे मैं इसको कंप्रेस कर देता हूं, ये ले, मैंने इसको कंप्रेस कर दिया, है ना। कितना कंप्रेस किया? तो इतना कंप्रेस कर दिया, x0। अगर मैंने इसको x0 कंप्रेस किया तो ऑब्वियसली इसका जो पोटेंशियल एनर्जी वो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गया इसका, ठीक है। और इसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम था,
क्योंकि नेचुरल लेंथ पर थी। किस पर थी? नेचुरल लेंथ, NL का मतलब लिखा नेचुरल लेंथ है ना। नेचुरल लेंथ पर थी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम था। जैसे ही इसको इस तरफ या तो कंप्रेस करो या स्ट्रेच करो, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करा है तो बॉडी चाहेगी कि पोटेंशियल एनर्जी वहां पर बॉडी चली जाए जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। मिनिमम कहां पर है? तो नेचुरल लेंथ पर है। नेचुरल लेंथ पर जाना चाहेगा। नेचुरल लेंथ पर जाने के लिए एक रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग अपने अंदर से क्रिएट करेगी और उसको स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं, जो इस डायरेक्शन में लगना स्टार्ट करेगा। बात समझ आती है भाई? ये सब कुछ तो हम पढ़ चुके हैं। अब तुम्हें बताया गया था कि वर्क डन जो होता है ना, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, दैट इज बेसिकली कितना होता है? यू इनिशियल मतलब सॉरी हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस फाइनल स्क्वायर, ऐसा होता है? या फाइनल माइनस इनिशियल? याद करो, इनिशियल माइनस फाइनल लिखा था। हाफ के एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर, ये लिखाया था भाई, है कि नहीं? अच्छा, अब देख, अब क्या हो रहा है? क्या मेरे को लिखना है पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। क्या स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है? क्या स्प्रिंग फोर्स एक? तो अगर तुम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो दैट शुड बी इक्वल टू माइनस के वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। माइनस के वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स मतलब माइनस के वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी वो हो जाएगा हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का, ये लिखा जाएगा भाई। फाइनली जितना एक्स स्ट्रेच हुआ है या कंप्रेस हुआ है वो लिखना है, और माइनस एक्स इनिशियल कितना था वो लिखना है। बात समझ आई? ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है ये? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। सिर्फ चेंज ही लिख सकते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी लिख नहीं सकते कि किसी मोमेंट पर कितनी है। हमसे कोई कहे कि भाई जिस टाइम पर नेचुरल लेंथ है उसको पोटेंशियल एनर्जी बता दो, नहीं बता सकते हम ये बता सकते हैं कि इसको अगर मैं थोड़ा सा कंप्रेस कर दूं तो इसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, क्योंकि चेंज जो है वो कांस्टेंट रहेगा, वो फ्रेम डिपेंडेंट नहीं है। वो हर किसी के लिए, अगर तुमने एक्स कंप्रेस किया है तो इतनी वैल्यू आएगी। हाफ के की वैल्यू रखो, एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। बस हमें ये नहीं पता कि पोटेंशियल एनर्जी है कितना। अगर इसको मैं और थोड़ा ढंग से लिखना चाहूं तो इसको लिख सकता हूं, देख, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिखा जाएगा। तो यू फाइनल शुड बी इक्वल टू हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर और प्लस यू इनिशियल। लिख सकता हूँ कि नहीं? अच्छा, यू इनिशियल अगर मान ले वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, अगर वो नेचुरल लेंथ से स्टार्ट करा गया है ना, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी, जीरो नहीं मिनिमम होनी चाहिए। लेकिन हम तो वैल्यू जानते नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे कि हम हरदम मानेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी एट नेचुरल लेंथ इज जीरो। कितनी? और उसके रेस्पेक्ट में दूसरे की पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। बात समझ आई? हम जीरो लिखेंगे, होती मिनिमम है। पोटेंशियल एनर्जी कुछ तो होगी ना। पोटेंशियल एनर्जी है क्या? क्या किसी भी सिस्टम को बनाने में लगी हुई एनर्जी है? किसी सिस्टम का शेप साइज जो भी है, उसका ओरिएंटेशन जो है, उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है, उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। बात समझ आ रही है? मतलब अगर मान ले ये जो पेन है, ये पेन यहां तक आ गया, ये बन गया एक शेप में, है ना। इस पेन के हर एक मॉलिक्यूल को अगर मैं इनफाइनाइट से उठा के यहां तक लेके आता, सोच, पहला मॉलिक्यूल लेके आया मैं, पहला मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पर ला के रखा, उसको अपोज करने वाला और कोई नहीं है दुनिया में, और कोई फोर्स नहीं है, बस यही है अकेला। एक मॉलिक्यूल उठा के लेके आया, यहाँ लेके आया, अब इसको अपोज करने वाला कोई नहीं था। इसको जितना भी वर्क डन किया मैंने लाके यहाँ रख दिया, जीरो वर्क डन किया होगा मैंने इसको लाने में पहले, क्योंकि इसको अपोज ही कोई नहीं कर रहा। वहां से उठा के डायरेक्टली यहाँ ले आया, इसका वर्क डन भी जीरो होगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल धीरे धीरे लेके आ रहा हूँ। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इसका तो कोई एक ग्रेविटेशन फील्ड बन गया। अब मैं दूसरा मॉलिक्यूल लेके आ रहा हूँ, दूसरा मॉलिक्यूल इसके ग्रेविटेशन फील्ड वो खींचने की कोशिश कर रहा है, और मुझे लेके आना है बिल्कुल धीरे धीरे, तो मेरे को अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि मैं इसको बिल्कुल धीरे धीरे विदाउट एनी एक्सेलरेशन ले आऊं। यहाँ ले आया दूसरा मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल आ गया, तो मैंने कुछ तो वर्क डन किया दूसरे मॉलिक्यूल को यहाँ तक पहुंचाने के लिए। फिर तीसरा मॉलिक्यूल लाया, चौथा मॉलिक्यूल लाया, पांचवा मॉलिक्यूल लाया, सारा मॉलिक्यूल उठा उठा के ये पूरा पेन बनाया मैंने। ठीक है, तो उसकी वजह से कुछ तो वर्क डन किया गया ना। जो वर्क डन था वो पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी में सेव हुआ। बात समझ आई? तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आई उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। जो इसको बनाने में, इसके शेप में, इसके साइज में, इसके कॉन्फ़िगरेशन में जो भी एनर्जी मैंने खर्च करी इसको बनाने में, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। उसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, बता ही नहीं सकता मैं। हजारों लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स हैं, कहाँ से लेके आ रहा हूँ? इनफाइनाइट से।
और आसपास में और भी बहुत सारे फोर्सेस, सिर्फ यही थोड़ी है, तो मैं बता नहीं सकता पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सिर्फ मैं चेंज बता सकता हूँ, हमें चेंज की ही जरूरत है, हमें पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत है भी नहीं, हमें सिर्फ चेंज चाहिए, क्योंकि हमें तो लिखना है कि इसको उठा के मैं यहाँ ले गया, बताओ मैंने कितना वर्क डन किया, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, वर्क डन लिख पाओगे तुम। बात समझ आई? ये लिखा, अब समझ रहे हो ना तुम यार? देख क्वेश्चन देख, टू स्प्रिंग्स ए एंड बी हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट के ए एंड के बी, ठीक है, के इज डबल ऑफ के बी, आर स्ट्रेच्ड बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स से इसको स्ट्रेच करा गया, बताओ कौन सा ज्यादा स्ट्रेच होना चाहिए, ए वाला के बी वाला? बी वाला, जिसका के ज्यादा होगा वो स्ट्रेच कम होगा, एफ इक्वल टू के इंटू एक्स, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो के इंटू एक्स कांस्टेंट होना चाहिए, जिसका के ज्यादा उसका एक्स कम होना चाहिए, है कि नहीं, जिसका के कम उसका एक्स ज्यादा होना चाहिए। और मैंने बताया था कि के एक्चुअल में क्या होता है, के होता है कि किसी भी स्प्रिंग को अगर यूनिट लेंथ से स्ट्रेच करना है उसमें लगा हुआ फोर्स कितना है, उसी को के बोलते हैं, बताया था ना, के इक्वल टू एफ बाई एक्स लिख सकते हैं ना। अगर यूनिट लेंथ से मैं किसी भी स्प्रिंग को खींचना चाहता हूं, यूनिट लेंथ से 1 मीटर अगर खींचना चाहता हूं, उसमें लगा हुआ फोर्स जो भी होगा वही मेरा के का काम करेगा, है कि नहीं। तो अगर जिसका के जिसकी बड़ी वैल्यू है तो उसमें ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड है उसे स्ट्रेच करने के लिए, और जिसकी के की छोटी वैल्यू है उसमें कम फोर्स रिक्वायर्ड है उसे स्ट्रेच करने के लिए, सेम अमाउंट से। तो इट मींस के ये बताता है कि किसको स्ट्रेच करना कितना मुश्किल है, के जिसका ज्यादा उसको स्ट्रेच करना उतना ही मुश्किल। ठीक है, इसमें के किसका ज्यादा है, क्या ए का ज्यादा है, तो ए को स्ट्रेच करना ज्यादा मुश्किल होगा एज कंपेयर टू बी। तो अगर मैं एफ फोर्स लगाऊंगा ए पर और एफ फोर्स लगाऊंगा बी पर, तो बी वाला ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा एज कंपेयर टू ए, क्योंकि ए को स्ट्रेच करना मुश्किल है, आगे ना, तुम समझ रहे हो ना यार। ठीक, द एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग ए इज ई ए, देन एनर्जी स्टोर्ड इन बी विल बी, बताओ मैं कराऊं या तुम करोगे? मैं कराऊं पहला? क्या तुम्हें पता है कि वर्क डन के, क्या तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी लिखना सिखा दिया? क्या यू इनिशियल तुम्हारे पास कितना आया, उसको स्ट्रेच करा है, तो देख इनिशियल पोजीशन जहां से स्ट्रेच कराओगे वो तो नेचुरल लेंथ है ना। अगर तुम लिखना चाहोगे यू, यू यू फाइनल कैन बी रिटन एज हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर प्लस यू ए, ऐसा ही कुछ होना चाहिए यू इनिशियल। अब मैंने बताया तुम्हें जब भी सॉल्व करना है तो यू इनिशियल जीरो ले लेना, क्या ले लेना? यू इनिशियल जीरो, मतलब नेचुरल लेंथ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेनी है। क्लियर है भाई? मान लिया। और अभी नेचुरल लेंथ से इसको अगर स्ट्रेच कर रहे हैं तो एक्स इनिशियल भी जीरो होना चाहिए, नेचुरल लेंथ से स्ट्रेच करें, ये एक्स क्या होता है, नेचुरल लेंथ से स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट। अब जब शुरुआत में वो नेचुरल लेंथ पर ही था तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो एक्स इनिशियल जीरो, तो हमारे पास यू फाइनल मतलब यू की जो वैल्यू आई वो आई हाफ के ए के लिए लिख रहा हूं पहले, तो वो जाएगा एक्स कितना था उसका, नहीं बताया गया मेरे को एक्स कितना है, तो कैसे निकालूंगा एक्स? एफ इक्वल टू के एक्स, याद करो क्या फोर्स सेम लगाया गया, तो एफ इक्वल टू के ए एक्स ए, तो एफ इक्वल टू के बी एक्स बी, यही होना चाहिए। क्या दोनों में फोर्स सेम लगाया गया? फोर्स सेम लगाया गया है, तो के ए एक्स ए शुड बी इक्वल टू के बी एक्स बी, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, के ए की वैल्यू कितनी है भाई, के इज इक्वल टू 2 ऑफ के बी, तो इसको 2 ऑफ के बी लिख सकता हूं, 2 ऑफ के बी इंटू एक्स ऑफ ए दैट इज इक्वल टू एक्स ऑफ बी इंटू के बी। क्लियर है भाई? क्या के बी कैंसिल हो जाएंगे, क्या एक्स ए की वैल्यू आएगी मेरे पास एक्स बी बाय 2, बात समझ आई? तो एक्स ए को पहले एक्स ए ही लिख देता हूं, दूसरे वाले को एक्स बी लिख दूंगा, है ना। क्या कह रहा है ये, द एनर्जी स्टोर्ड इन ए इज ई, यही बोल रहा है ना, इज ई ए, ठीक है। तो ये हो गया ये, क्लियर है भाई? इतनी बात समझ आई? इसकी वैल्यू इसने कह रखा है कि एनर्जी जो स्टोर हुई दैट इज ई ए, मतलब फाइनली एनर्जी जितनी स्टोर होगी दैट इज ई ए, मतलब चेंज इन एनर्जी जो हुई, स्टोर का मतलब यही है, मैंने इसको जीरो मान लिया तो भी तो मतलब यही है ना, चेंज इन एनर्जी कितनी हुई, यू एफ का मतलब, तो ई ए आ गया, ई ए विल बी इक्वल टू हाफ के ए एक्स ए स्क्वायर। क्लियर है? अब मैं दूसरे वाले के लिए लिखता हूँ, दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, क्या मैं लिखूंगा ई फॉर बी कैन बी रिटन एज हाफ के बी एक्स बी का स्क्वायर, यही होगा। अब एक्स बी की वैल्यू 2 ऑफ एक्स ए, तो ई बी हो जाना चाहिए 1/2 इंटू के बी की वैल्यू कितनी है, के बी की वैल्यू पहले ही के ए बाय 2 है, के ए बाय 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स बी की वैल्यू कितनी है, एक्स बी की वैल्यू एक्स ए इंटू 2 है,
तो 2 इंटू एक्स ए, क्या 4x ए का स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। अब देख यहाँ पर 1/4 कैंसिल हो गए, मतलब 4 और 1/4 कैंसिल हो गए, तो ई बी की वैल्यू कितनी आई, क्या के ए इंटू एक्स ए स्क्वायर, के ए इंटू एक्स ए स्क्वायर इज 2 टाइम्स ऑफ ई ए, तो ई बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई ए। क्या फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, सही है ना यार। बोलो भाई, आगे चलें। मैं सोच रहा हूँ जब रोटेशन आएगा तुम्हारा क्या हाल होगा। अभी एक बैच में पढ़ा रहा हूँ मैं, ऐसा लग रहा है उनको पता नहीं क्या हो गया उनको। हाँ, जैसे सुबह आते ही कोई पीट देता हो उनको, ऐसे हाल रहते हैं उनके। अच्छा देख, अ वर्टिकल स्प्रिंग विद फोर्स कांस्टेंट के इज फिक्स्ड ऑन अ टेबल, एक टेबल पर एक स्प्रिंग कांस्टेंट के वाली स्प्रिंग को फिक्स कर दिया गया। अ बॉल ऑफ मास m एट अ हाइट h above the free upper end of the spring falls vertically on the spring so that the spring is compressed by a distance d. Net work done in this, बताओ। नीट का ही है, लिखा हुआ ईयर 2007 का है। क्या नेट वर्क डन का मतलब है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नेट वर्क डन यही है ना। क्या हमें लिखा जाता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज इक्वल टू माइनस के डेल्टा यू, ऐसा ही कुछ होता है ना। मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अगर तुम्हें लिखना है तो लिखा जाना चाहिए यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ऐसा ही कुछ होना चाहिए। ठीक है, ये तो स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क डन है ना, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से। अगर तुमसे कहा जाए कि वर्क डन, नेट वर्क डन जो बाहर से किया गया है, कुछ तो बोला ही नहीं ऐसा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स लिखो। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना आएगा वो लिखना है। सिचुएशन समझाऊं क्या है, ले पहले डायग्राम बनाता हूं देख। वर्टिकल स्प्रिंग है, मतलब ऐसे कोई स्प्रिंग रखी हुई है ना, ठीक है, विद अ फोर्स कांस्टेंट के इज फिक्स्ड ऑन अ टेबल, एक टेबल के ऊपर फिक्स है, टेबल है यहाँ पर है ना, ठीक भाई। A ball of mass m at a height h above the free upper end of the spring, ये कह रहा है यहां से h हाइट ऊपर एक बॉल है, वो नीचे गिरती है ऑन द स्प्रिंग सो दैट स्प्रिंग, सो दैट द स्प्रिंग, अच्छा सो दैट दो बार लिखा हुआ है, सो दैट द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय अ डिस्टेंस d। मतलब अब देख सिचुएशन बनाता हूं दूसरी, कुछ ऐसा हो गया है, बॉल इसके ऊपर गिरी और ये d डिस्टेंस जो है कंप्रेस हो गई, तो जिस हाइट से गिरी थी उस हाइट की वैल्यू अभी h प्लस डी होगी क्या, ऐसा कुछ हो गया ना, है ना। फाइंड नेट वर्क डन इन द प्रोसेस, नेट वर्क डन कितना है इस प्रोसेस में, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तुमको और कुछ नहीं। लेकिन यहां पर पोटेंशियल एनर्जी दो है अभी, कौन कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग की वजह से और एक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। मतलब तुम्हें क्या, ये कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से नेट वर्क डन जब भी लिखना हो ना तुमको, नेट वर्क डन, नेट वर्क डन, तो उसको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर लिख देना, डेल्टा यू के बराबर, डेल्टा यू के बराबर लिख देना, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, लिख पाओगे। चल फाइनली अब देख, इनिशियली अगर मैं बात करूं इस पॉइंट पर क्या पोटेंशियल एनर्जी थी कुछ, किसकी पोटेंशियल एनर्जी थी, स्प्रिंग की तो नहीं थी, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ में पोटेंशियल एनर्जी जीरो, अभी तो नेचुरल लेंथ पर इस पर कोई भी मास नहीं है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन तब होता जब इस प्लेटफॉर्म का भी मास दे रखा होता, तो ये उस टाइम पर नेचुरल लेंथ पर नहीं होती, उसका खुद भी स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी होता, अभी नहीं है, ठीक है। मास दे रखा है यहाँ पर एम, मास दे रखा है ना, हाँ ठीक है। तो तू एक काम कर, क्या ये वाला जो लाइन है, इस वाला लाइन, ये वाला लाइन, इस पे मैं पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लूं,
तुम कहो तो यहाँ मान लूं, तुम कहो तो यहाँ मान लूं, बताओ कहाँ मानू? ऊपर मानू या दोनों से करके दिखा दूं? हाँ यही खिलाते रहो मुझे ये सब। चल यहाँ से कराता हूँ पहले। क्या पहले मैं लिखूंगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एम की, है ना। देख पोटेंशियल एनर्जी लिखता हूँ इनिशियली। क्या पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन की भी है और पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की भी? क्या स्प्रिंग वाली जीरो है, नेचुरल लेंथ पर है, ठीक है। तो सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। कितनी? क्या mgh पॉजिटिव, वो भी देख ऊपर है इस पॉइंट के, तो mgh पॉजिटिव। इतनी बात कल ही बताई थी मैंने। जब कोई भी रेफरेंस लाइन लो, उससे ऊपर अगर कोई मास हो तो mgh पॉजिटिव लिखा जाएगा, और नीचे हो तो नेगेटिव लिखा जाएगा। थ्रू आउट द इक्वेशन जिस जगह पर तुमने पोटेंशियल एनर्जी जीरो लिखी है वहीं पर जीरो लिखनी है, अगली बार उसको चेंज नहीं कर देना। पहली सिचुएशन के लिए इस जगह पर लिखिए, दूसरी सिचुएशन के लिए भी यहीं पर लिखोगे। देख दूसरी सिचुएशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी तेरी यहां पर, क्या ये जो मास है कितना नीचे चला गया बता? क्या डी डिस्टेंस नीचे चला गया? अगर डी डिस्टेंस नीचे गया तो यू फाइनल जब मैं लिखूंगा, यू फाइनल, क्या यू फाइनल लिखा जाएगा तो वो भी पहले तो ग्रेविटेशन की वजह से लिखा जाएगा और स्प्रिंग की वजह से भी लिखा जाएगा। क्या ग्रेविटेशन से लिखा जाएगा माइनस के एम जी डी, बोल भाई, एम जी एच, लेकिन एच की जगह डी है डिस्टेंस, और डी डिस्टेंस नीचे आया तो माइनस एम जी डी, हाँ के ना। अब लिख किसकी वजह से? अब लिख स्प्रिंग की वजह से। स्प्रिंग की वजह से आता है हाफ के एक्स स्क्वायर, कितना आता है? हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। एक्स इनिशियल जीरो क्योंकि कहां पर था? नेचुरल लेंथ पर था, तो हाफ के एक्स स्क्वायर होना चाहिए। हाफ के एक्स स्क्वायर लिख दे, तो हाफ के डी स्क्वायर, एक्स के लिए तो डी के बराबर है, ठीक है। चेंज लिख दे भाई, चेंज लिख पाएगा? क्या यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, लिख यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज चेंज, ठीक है। दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स। अगर लिखा जाता वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स तो क्या लिखते? यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, उल्टा लिखते इसका, ऐसे लिख रहे हैं ना तब से। तो एक्सटर्नल सोर्स की वजह से दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल सोर्सेस, ठीक, ठीक है। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, देख माइनस के एम जी डी प्लस हाफ के डी स्क्वायर, और माइनस होगा इसमें से क्या? माइनस के एम जी एच, तो ये तो हो गया माइनस के एम जी डी प्लस एच, कुछ ऐसा, और प्लस हाफ के डी स्क्वायर, है ना। जबकि इसने क्या बोला है? नेट वर्कडन बोला है बस प्रोसेस में। वर्कडन बाय एक्सटर्नल फोर्स का तो कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा, मतलब ये क्या कह रहा है? वर्कडन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बोल रहा है। अगर वर्कडन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बोल रहा है, वर्कडन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो हो जाना चाहिए यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। क्लियर है भाई? वर्कडन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज यू इनिशियल माइनस यू, यू इनिशियल कितना था हमारे पास? एम जी एच, एम जी एच माइनस एम जी डी, तो एच माइनस डी, और प्लस हाफ के डी स्क्वायर। कौन सा आंसर है? हाँ मतलब माइनस होगा ये, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा। हाँ एच प्लस डी होगा, सॉरी ये माइनस भी तो आएगा। एच प्लस डी और माइनस हाफ के डी स्क्वायर, क्या फर्स्ट वाला आंसर होगा? बात समझ आया? देखो बस इसको थोड़ा सा विजुलाइज करना है और समझना है। क्वेश्चन बहुत लंबा नहीं था, छोटा सा था, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा था, ठीक है। आगे चलें, मजा आ रहा है? इसको लिखो, इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आ रहा है। हाँ गार्डन गार्डन हो रहा है क्या? हम्म? जिस पॉइंट पर तूने पोटेंशियल एनर्जी जीरो माना है वहां से देख, जीरो मान ले तो पहले के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखेगा माइनस एम जी एच, दूसरे वाले के लिखेगा माइनस एम जी एच प्लस डी, मतलब ब्रैकेट में माइनस के एम जी एच प्लस डी, है ना, ऐसे लिखेगा। हाँ हाँ, ऊपर से दो तो मैंने बताई था कल। नहीं स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग का इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि बॉडी कहाँ जा रहा है। स्प्रिंग का डिपेंड करता है कि अगर नेचुरल लेंथ से खिसकाया है उसको थोड़ा सा भी तो हाफ के एक्स स्क्वायर होगा, है ना। वो वाला कॉन्सेप्ट एम जी एच वाला, माइनस और प्लस वाला, हाइट के साथ वेरी करने वाला, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए ही यूज होता है। उसके अलावा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के यूज के लिए हमें सिर्फ नेचुरल लेंथ से डिस्टेंस देखनी है। हाँ भाई, अच्छा लग रहा है, आगे चलें।
लिख लिया ना ये तुमने? यार कब तक लिखोगे तुम? आगे चलें। The potential energy of a long spring when stressed by 2 centimeter is U. If the spring is stressed by 8 centimeter, the potential energy stored in it is, बताओ आंसर। स्टार्टिंग में हाफ के एक्स स्क्वायर और बाद में हाफ के एक्स स्क्वायर, ये तो लिखना है। सोच समझ के लिखना। हाफ के फाइनल स्क्वायर माइनस, मतलब हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर, यही लिखना है। बी स्क्वायर नहीं किया तूने? पहले वाले का नहीं किया? ठीक है, 8 होगा ना, हाँ। 16 आ रहा होगा ना? क्या डी इज द करेक्ट आंसर? कितने लोगों का आंसर आ गया? ठीक है, देखो हमें लिखना है, पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। पहले देख ऐसा था, वो 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच कर, ये नेचुरल लेंथ है सपोज, पहले उसको 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच करा, ये 2 सेंटीमीटर ऐसे, और फिर उसके बाद 8 सेंटीमीटर करा। क्या फर्दर 8 सेंटीमीटर लिखा है या स्ट्रेस्ड बाय 8 सेंटीमीटर लिखा है ना? तो मतलब अगर फर्दर 8 सेंटीमीटर लिखता तो मैं इसे 10 लिखता पूरे को, है ना? अभी इसने बोला है बस 8 सेंटीमीटर, मतलब नेचुरल लेंथ से 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस वाले केस के लिए लिखो, क्या हाफ यू अगर मैं लिखूंगा, मतलब डेल्टा यू लिखूंगा, तो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आ रही है? हाफ के एक्स स्क्वायर आ रही है, ऐसे ही आ रहा है, मतलब एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, याद करो। अब एक्स इनिशियल, क्योंकि तुम्हें हर हर पॉइंट पर एक्स इनिशियल जो है वो कहां से दे रहा है? नेचुरल लेंथ से, तो एक्स इनिशियल तो जीरो, तो ये तो जीरो हो गया। ठीक है, और डायरेक्टली क्या बचा तुम्हारे पास? डेल्टा यू बचा कितना? हाफ के एक्स स्क्वायर, कितना है? 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10⁻⁻, सेंटीमीटर में आंसर है क्योंकि रेशो में पूछ रहा है, तो सेंटीमीटर में लिख देता हूँ, है ना? चल छोड़, ऐसे लिखा, 2 × 10⁻⁴, 2 × 10⁻² का स्क्वायर। और इस वाले के लिए कितना हो जाएगा? इस वाले के लिए हो जाएगा डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू हाफ के 8 × 10⁻² का होल स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर ले, ये वाला यू दे रखा है ना, ये यू के बराबर है। ठीक है, तो डेल्टा यू कितना लिखा जाएगा? डेल्टा यू कैन बी रिटन एज, ये तो यू दे रखा है, डिवाइड कर ले, के उड़ गया, तो डेल्टा यू बाय यू कैन बी रिटन एज, ये उड़ गया, बचा क्या हमारे पास? 8/4, मतलब 2 का स्क्वायर, मतलब सॉरी, लिखा बचा हमारे पास, अबे यार 8/2 और इसका होल स्क्वायर, ऐसा बचा ना, तो 4 का स्क्वायर बचा, तो न्यू डेल्टा यू जो आएगा दैट इज 4 का स्क्वायर 16u, इसके बराबर आना चाहिए। डी आंसर। आगे चलें। When a long spring is stressed by 2 centimeter, its potential energy is U. If the spring is stressed by, सेम क्वेश्चन है, देखिए ये भी आया हुआ पीवाईक्यू में, देख सेम तरह क्वेश्चन है, 2006, 2005, 2003, सेम तरह क्वेश्चन है। Force constant K1 and K2 of two springs are in ratio 5:4. They are stressed by same length. If potential energy stored in first spring is 25, then potential energy is stored in second spring. बता पाओगे? बताओ।
आया आंसर? हाँ भाई, कितने लोगों का आंसर आ गया? ऑप्शन डी। ठीक है। फोर्स कांस्टेंट K1 एंड K2 ऑफ टू स्प्रिंग्स आर इन रेशो दिस, मतलब K1 को मैं 5x बोल देता हूँ और K2 को मैं 4x बोल देता हूँ। क्लियर है भाई? दे आर स्ट्रेच्ड बाय सेम लेंथ, अगर सेम लेंथ से स्ट्रेच करे गए हैं तो हाफ, अच्छा ये x बोल दिया, इसको मैंने कुछ और बोलता हूँ, k बोल देता हूँ, k। ठीक है, कोई बात नहीं, k तो चल जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। x नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं x के फॉर्म में लिखूंगा। दे आर स्ट्रेच्ड बाय सेम लेंथ, अगर x सेम है, लेंथ सेम है, ठीक है, स्ट्रेच्ड बाय सेम लेंथ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ के एक्स स्क्वायर। यू कैन बी रिटन एज हाफ के एक्स स्क्वायर, सेम लेंथ से स्ट्रेच करा है, और u2 दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अब k1 k2 अलग अलग है ना, x सेम है, तो u1 अपॉन u2 कैन बी रिटन एज k1 बाई k2, ऐसा ही ना, x तो सेम है, तो u1 अपॉन u2 जो आना चाहिए दैट शुड बी 5/4, ऐसा ही है। फर्स्ट स्प्रिंग u1 के लिए स्प्रिंग जो भी पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज 25, तो u2 के लिए कितनी आ जानी चाहिए, 5 इंटू 4 20। फोर्थ, डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलें, होमवर्क दे दूं ये तुम्हें, होमवर्क। ये वाला क्वेश्चन करो तो। अब ब्रिक ऑफ साइड ए बी एंड सी, ठीक है, द ब्रिक कैन बी केप्ट ऑन ग्राउंड ऑन एनी फेस, द वर्क टू बी डन टू मूव स्लोली फ्रॉम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी सिचुएशन टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी सिचुएशन। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी और मैक्सिमम कब होगी? क्या इसमें पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन की होगी? स्प्रिंग तो है नहीं, सिर्फ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन हाइट। अब देखो उसमें जो ये दे रखा है ना, ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, उससे समझ आएगा कि एक्चुअल में किसको किस तरीके से रखें कि इसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो, और किस तरीके से रखें कि मिनिमम हो। देखिए इस टाइप का है कुछ ब्रिक, इस टाइप का, देख ये ए, ये बी, और ये सी हाइट, ठीक है। बी छोटा है क्या? अच्छा ए सबसे बड़ा है, तो ए बी और सी, क्लियर है? अब ठीक है, ये है सी, ऐसे ये है सी हाइट और ये है बी, अगर मैं इसको अभी जैसे रखा हुआ है तो इसका सी तो सबसे छोटा है, तो हाइट इससे भी हाफ लेना पड़ेगा mgh लिखने के लिए, सेंटर ऑफ मास इसका और भी बीच में होगा c/2 पर, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऐसे होगी, होगी कि नहीं? ठीक है, अब इसको उठाया ऐसे, अभी कितनी हुई, b/2 पर होगी, और अगर ऐसे रखूं तो a/2, दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और नॉट, mg a/2, देखना, ऐसे उठा के ऐसे रख दूं इसको मैं, ऐसे था, ऐसे रख दे, ठीक है, दिस इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, कितनी, mg a/2, और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जैसी रखी है mgc/2, तो mg a/2 माइनस mgc/2, कौन सा ऑप्शन है? बी, बी ना, फाइनल माइनस इनिशियल, ये आ गया, क्लियर बात। आगे चलें, A spring of force constant 1000 Newton per meter has an extension of 15 centimeter, ठीक है भाई, the work done extended it from 15 to 25, कर पाओगे, बिल्कुल सही है। हाँ होमवर्क यही है, ये करा दिया मैंने ये क्वेश्चन तो।
ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा हुआ है, देखो ठीक है। अब ये तो सिंपल है। अब बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h मीटर्स, मतलब h इक्वल टू 8 मीटर्स, 8 मीटर से एक बॉडी को ड्रॉप कराया गया यहां से, ठीक है भाई। आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इट राइजेस टू 6 मीटर, कहां तक राइज करता है, वापस टकरा के वापस जाता है 6 मीटर ऐसे। यहां पर टकराया पहले, u इक्वल टू 0 से गिराया, यहां पर टकराया और वापस गया 6 मीटर्स, ठीक है भाई। तो ये कह रहा है व्हाट इज द फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द इम्पैक्ट। क्या काइनेटिक एनर्जी का कुछ लॉस हो गया होगा, लगता है क्या, है ना। क्या इस मोमेंट पर कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी टकराने से पहले, और टकराने के बाद कुछ और होगी। इसको कई तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन अभी तक वो चीजें मैंने नहीं सिखाई जिससे और शॉर्ट में हो जाए, इसलिए पहले काइनेटिक एनर्जी के तरीके से सिखा रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर कितनी होगी, सोच वेलोसिटी कितनी होगी, कि अंडर रूट में 2g इंटू 8, ठीक है। और जब यहां से ऊपर जा रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी होगी अंडर रूट में 2g इंटू 6, क्लियर है, 12g और 16g, ऐसा ही होगा। तो ये तो आ जाएगा 4g, 4 अंडर रूट जी, है ना, और ये कितना हो जाएगा 12 है, तो इसमें से मैं लिख सकता हूं 2√3g, ऐसा हो जाएगा। क्या ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से टकराया, इस वेलोसिटी से ऊपर गया, फ्रैक्शनल चेंज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मतलब डेल्टा के बाय के पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है तुमसे, डेल्टा के बाय के पूछ रहा है ना, पूछ रहा है तुमसे डेल्टा के बाय के कितना होगा। परसेंटेज पूछता तो सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर देते, अभी फ्रैक्शनल चेंज पूछ रहा है, मतलब डेल्टा के बाय के पूछ रहा है। के कितना इनिशियली, के इनिशियली इस पॉइंट पर देखो क्या हो जाना चाहिए, के इनिशियली शुड बी इक्वल टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर, वी की वैल्यू 16g, बोलो भाई। और के फाइनली जब ये टकरा के ऊपर जा रहा होगा, यहां का नहीं देखना, यहां पर टकरा के जस्ट, ये कह रहा है इंपैक्ट के ड्यूरेशन में कितना काइनेटिक एनर्जी का चेंज आया है, तो इंपैक्ट से जस्ट पहले और इंपैक्ट के जस्ट बाद काइनेटिक एनर्जी देखनी है। इंपैक्ट के जस्ट बाद काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर विच इज 4, मतलब कितना 12, 12g, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर लिखें तो कितना आएगा, क्या 1/2 m इंटू 4g आना चाहिए, ठीक है। बस तो डिवाइड कर दो, क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया, डेल्टा के बाय के कितना आएगा, आएगा हमारे पास 4g बाय 16g, डिवाइड कर ले 1:4, 1/4 आना चाहिए, मतलब 1/4 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी जो है वो गायब हो गई, 1/4 काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई। वर्क डन निकाल लें किसका, mg का, डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्यों, तो डिवाइड क्यों करेगा बे, माइनस करना चाहिए, अच्छा इसके लिए, हाँ फिर कर सकता है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसे लिख सकता है। लेकिन एक्चुअल में एक चीज में वहां पे गड़बड़ आएगी, पता है क्या, इम्पैक्ट का वर्क डन कैसे लिखेगा तू, इम्पैक्ट की वजह से तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है मेनली, इम्पैक्ट का वर्क डन लिखेगा कैसे, तेरे फोर्स पता होना चाहिए, और ये कितना, मतलब समझ रहे हो कितना अंदर की तरफ डिफॉर्म हुई होगी बॉडी, ये पता होना चाहिए, तो पता ही नहीं है। तो तूने वर्क डन कहां से लिखा है, यहाँ से लिखा है, यहाँ से लिखा है वर्क डन, तो तूने तो फिर तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज भी तूने वहां से वहां तक का लिख दिया ना, इतना थोड़ी लिखना है, हमें तो इम्पैक्ट का लिखना है सिर्फ, ड्यूरिंग इम्पैक्ट, तुक्का लग गया है, आंसर सेम है। ये क्वेश्चन है देख, ये मैं क्वेश्चन करा चुका हूं तुमको, फिर भी होमवर्क में आया, ये क्वेश्चन देख, ये कह रहा है एक मास था m मास l लेंथ था, है ना, इस प्लेस इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ऐसे रखा हुआ था ये, ठीक है। फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी टू ऑल्टर द कॉन्फिगरेशन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजीशन टू वर्टिकल, यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए वर्क डन कितना करा होगा किसी एक्सटर्नल सोर्स ने। तो एक्सटर्नल सोर्स के लिए u फाइनल माइनस u इनिशियल, ये बताया गया, और कंजर्वेटिव फोर्स के लिए u इनिशियल माइनस u फाइनल बताया है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स कैन बी रिटन एज, करो इस क्वेश्चन को, कितना आ रहा है,
क्या किसी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लो? क्या यहां पर जीरो मान लो? क्या यहां पर जीरो मान लो? पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और यहां पर कितनी हो जाएगी? क्या एम मास है, कितना ऊपर चला जाएगा? L/2 लेंथ ऊपर चला जाएगा, तो mg/, तो चेंज यही आएगा mg/2, है ना? U फाइनल माइनस U इनिशियल कितना हो जाएगा? विच इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स, दैट शुड बी इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल विच इज mg/L/2 माइनस 0. mg/L/2 इज द करेक्ट आंसर. सिंपल, सिंपल है भाई. देख सेम क्वेश्चन जो अभी था, है ना, बस वैल्यूज अलग अलग हैं. होमवर्क. ये दो क्वेश्चन एक साथ कैसे आ गए? गलती से मिस्टेक हो गया. हाँ हाँ, मैंने मान ली गलती, आपकी गलती. मैं कब कहा तेरी गलती? गलती के लिए पार्टी. अगर मैं ये बात तुमसे कहने लगूँ ना, तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी पार्टी देते देते. हाँ, हम तो दुनिया में हर कोई सीख ही रहा है. मैं सीख रहा हूँ तुम जैसे बच्चों को हैंडल करना. A block strikes the free end of a horizontal spring with the other end fixed, placed on the smooth surface with the speed v. After compressing the spring by x, the speed of the block reduced to half. Calculate the maximum compression of the spring. आ जाओ बेटा. सबसे पहले तो हाँ करो. चलो इसे करने से पहले एक चीज और सिखा देता हूँ, सीखोगे? ठीक, सीखना ही पड़ेगा. कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लिखो. व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मैकेनिकल एनर्जी कब कंजर्व होती है ये बताना है. मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या है? क्या पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. हमें बताया गया था कि किसी भी बॉडी के ऊपर अगर फोर्स लगना स्टार्ट करे, जैसे मान ले मेरे पास एक इस तरह की बॉडी है ना, उस पर सारे तरह के फोर्स लग रहे हैं. स्प्रिंग लग रहा है, ठीक है, फ्रिक्शन लग रहा है पीछे Fs, ऐसे mg लग रहा है नीचे, n लग रहा है ऊपर, ऐसे. हाँ ठीक है, कोई एक्सटर्नल सोर्स की वजह से वर्क डन फोर्स लग रहा है. ले, तो एक्चुअल में सारे के सारे फोर्सेस को लगाने के बाद भी एक चीज तो बिल्कुल कंफर्म है कि सारे फोर्सेस का वर्क डन जो होना चाहिए दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. इतना समझ में आता है? मतलब वर्क डन बाय मैं कंजर्वेटिव फोर्स लिखूं, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लिखूं, या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स लिखूं, दैट शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ये तो फिक्स है वर्क एनर्जी थ्योरम से. ये तो कभी रॉन्ग हो ही नहीं सकते. ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो कभी कभी गलत हो सकती है. किस मोमेंट पर हो सकती है? जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क कर रहे हो, तब इसको नहीं लगा सकते, तब ये वैलिड नहीं है. मतलब ये वैलिड नहीं है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन जो अभी बताऊंगा. अगर ऐसा हो जाए, इफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स आर एब्सेंट. अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट हो, तो कौन से फोर्स बचेंगे? सिर्फ सिर्फ दो फोर्स बचेंगे. सिर्फ बचा कंजर्वेटिव फोर्स बचा, सॉरी मतलब सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स बचा. तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. क्लियर है कि नहीं? अब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स में दो तीन तरह के फोर्स हैं तुम्हारे लिए, तो स्प्रिंग फोर्स और तुम्हें ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, यही याद रखने और कोई याद नहीं रखना.
ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं आएगा तुम्हारे लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशन और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन और स्प्रिंग, ये तीन फोर्स, बस यही याद रखना है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अगर मैं देखूं तो दैट इज माइनस के चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस के यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ऐसा ही होता है भाई। और ये कितना हो जाएगा, क्या के फाइनल माइनस के इनिशियल, ऐसा ही कुछ होता है। इसको चेंज करके लिखेंगे तो हो जाएगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, दैट शुड बी इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, ऐसा ही कुछ होगा। इसको और रीअरेंज करेंगे तो देखिए आएगा यू इनिशियल प्लस के इनिशियल शुड बी इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। अब इसको अगर लिखें यू इनिशियल प्लस के इनिशियल, ये एक्चुअली मैकेनिकल एनर्जी होती है, तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियली शुड बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। लेकिन एक चीज बस ध्यान में रखनी है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होने चाहिए और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारे पास जो मैकेनिकल एनर्जी पहले थी वही मैकेनिकल एनर्जी बाद में भी होगी। ठीक है, देखा देखा लग रहा है। मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा मैकेनिकल एनर्जी में। तो सोच, अभी जो थोड़ा देर पहले जो इम्पैक्ट वाला क्वेश्चन कराया था उसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व थी या नहीं, थी या नहीं, नहीं थी। देख उसमें एक एक फोर्स आया जब टकराया ना, उस टाइम पर एक इम्पैक्ट फोर्स आया। वो इम्पैक्ट फोर्स जो था, इम्पैक्ट फोर्स क्या एक्सटर्नल फोर्स था, आगे नहीं, उस एक्सटर्नल फोर्स ने एक्चुअल में क्या किया, एनर्जी चेंज कर दी। इसीलिए तो वो जब गिरा तो 8 मीटर से गिरा लेकिन पहुंचा तो 6 मीटर पहुंचा, तो उसकी टोटल एनर्जी जो थी काइनेटिक एनर्जी वो तो कम हो गई, है कि नहीं। एनर्जी कम हो गई मतलब उसकी मैकेनिकल एनर्जी भी तो कम हो गई ना। ठीक, आगे चलें, ये समझ में आया। अब इसी से ये वाला क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन था ना, इसी से कर देते हैं। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी को एक बार और एक दो चीजें और लिख लो इसमें। देख एक चीज ये भी लिख ले, हाउ टू अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, हाउ टू अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, COME, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इसे कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप 1, फाइंड टू लोकेशंस वेयर मैकेनिकल एनर्जी या वेयर you want to apply मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कोई भी पहले तो 2 पॉइंट ढूंढो, फिर उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद उन दोनों पॉइंट्स पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी लिखो। थर्ड, इक्वेट दीज एनर्जीज, इन एनर्जीज को इक्वेट कर दो। एक पहला क्वेश्चन देता हूं इसका,
क्वेश्चन ये है कि जब ये पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ इस जगह पर, है ना, पार्टिकल वहां से छोड़ा गया, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, वहां से छोड़ा, ये यहाँ पहुंच जाएगा, इस मोमेंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? क्वेश्चन ये है, वेलोसिटी कितनी होगी? लिख पाओगे तुम? हाँ हाँ हाँ, वहां से देता हूँ 2 kg। जरूरत पड़ेगी नहीं मास की, वैसे कैंसिल हो जाएगा। क्या तुम्हें लिखना चाहिए सबसे पहले? 2 लोकेशन ढूंढनी चाहिए सबसे पहले। क्या लोकेशन ए मैंने ये मान ली और ये मान ली, है ना, फिर उसके बाद मुझे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी लिखना है। तो पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए कोई तो लोकेशन माननी पड़ेगी ना, जिस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानू। बताओ, यहाँ पर जीरो मानू, यहाँ पर जीरो मानू, यहाँ पर जीरो, कहाँ मानू? सबसे नीचे जीरो मान लो। अबे यार मेहनत बढ़वाओगे, इस पे मानते तो ज्यादा इजी नहीं होता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब तुमने बोल दिया तो यही मानना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी जीरो यहाँ मान ली मैंने, ठीक है। तो एक इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल लोकेशन वो है, ये इनिशियल लोकेशन है, ये फाइनल लोकेशन है। तो इनिशियली मुझे पोटेंशियल एनर्जी लिखनी चाहिए, यू इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल शुड बी यू फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, क्योंकि कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स दैट इज इक्वल टू जीरो है ना भाई, इसलिए मैं ये लगा रहा हूँ। क्या शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी जीरो? क्या रेस्ट से तो स्टार्ट कर रहा है? क्या पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ mg की है, और तो कोई है ही नहीं। तो mgh क्या, कहाँ पे जीरो माना? मैंने यहाँ पे जीरो माना, तो वहां पर कितनी हो जानी चाहिए? m विच इज 2 kg इंटू g विच इज 10 इंटू h विच इज 30 मीटर, है ना। दैट शुड बी इक्वल टू यू फाइनल। क्या यहाँ पर पहुंच गया? क्या पोटेंशियल एनर्जी हो जानी चाहिए 2 इंटू 10 m इंटू g इंटू h की वैल्यू 3 मीटर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो कि मुझे नहीं पता, हाफ m v स्क्वायर, यही तो निकालना है। m की वैल्यू 2, देख 2 2 2 कैंसिल, ठीक है। कितना आया? क्या 300 ये आया, माइनस ये कितना आएगा? दैट शुड बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2। क्या ये 270 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर। क्या वी की वैल्यू आनी चाहिए अंडर रूट में 270 इंटू 2, कुछ ऐसा। तो वेलोसिटी की वैल्यू आनी चाहिए 3, रूट में डायरेक्टली लिख देता हूँ 5। इतनी वेलोसिटी हो जाएगी भाई आते आते, क्लियर है। और कुछ लिखने की जरूरत नहीं तुमको, कोई फोर्स लिखने की जरूरत नहीं, कोई वर्क डन लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल होगी चीजें। आगे ना, हाँ आंसर लिखा है वो, न्यूटन नहीं है बे, आंसर है वो, आंसर, ऐसा आंसर लिखा है मैंने वो। क्या कह रहा है, हैंड राइटिंग समझने में जान निकल जाती, जान। ऐसे कंपटीशन में जाता ही नहीं, ये कोई कंपटीशन है? हैंड राइटिंग कंपटीशन, ये कुछ वैसा नहीं हो गया मेहंदी लगाने कंपटीशन होता है जैसा। चल ये वाला क्वेश्चन करके दिखा तो। A block of mass m moving with velocity v naught on a smooth horizontal surface
hits the spring of constant K as shown in the figure, the maximum compression in the spring is. देखते हैं क्या जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा ब्लॉक जाकर रुक जाएगा, क्या ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी जीरो, लेकिन इस एक अच्छा बता पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, है ना, देन हाफ के एक्स स्क्वायर। स्टार्टिंग में देख क्या स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी जीरो, अच्छा ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज आ रहा है क्या, वो तो सेम लाइन पे चल रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी पहले जीरो तो बाद में भी जीरो, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, सिर्फ स्प्रिंग वाली पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस आएंगे। देख यू इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल शुड बी इक्वल टू यू फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ऐसा ही होना चाहिए। देख ये जो है दो पार्ट में डिवाइडेड होना चाहिए, ये एक तो मेरे को लिखा जाना चाहिए mg के लिए मतलब ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, एक लिखी जानी चाहिए स्प्रिंग के लिए, ठीक है, ऐसे यहां पर लिख दूंगा mg के लिए और स्प्रिंग के लिए। अब देख mg वाली बराबर है क्योंकि हाइट बढ़ी नहीं रही है कि नहीं, तो अगर बराबर है तो mg वाली लिखना ही क्यों है, छोड़ दो उसको, स्प्रिंग वाली लिखो डायरेक्टली। तो स्प्रिंग वाली लिखता हूं, देख क्या शुरुआत में स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है, क्या स्प्रिंग वाली पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, स्प्रिंग की तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं, ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी हाफ m v नॉट स्क्वायर, क्लियर है भाई, दैट शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनली, क्या ब्लॉक जाकर रुक जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखें तो m का mg का पोटेंशियल एनर्जी तो कुछ नहीं क्योंकि दोनों का बराबर था कट गया, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी कुछ हो जाएगा क्योंकि कंप्रेस हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, मान ले एक्स स्क्वायर कंप्रेस हो गया, और प्लस पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, रुक गया जाके, कितना आया हाफ हाफ कट गया, क्या m बाय के वी नॉट स्क्वायर का रूट दैट इज इक्वल टू एक्स, आंसर बोल भाई, m बाय के वी नॉट स्क्वायर का रूट दैट इज x, सही है, आया समझ कैसे हुआ है, कर पाओगे, ये तुम लोग खुश नहीं लग रहे हो इधर वाले, खुश नहीं हो तुम लोग, खुश हो, हाँ v/2 समझ नहीं कौन सा, हाँ वो वाला भी कराएंगे ना, अब कराऊंगा उसको, वो स्किप इसलिए किया था ताकि ये छोटे क्वेश्चन करा दूं, ये ले तेरी, क्या कितने 2 दिन की छुट्टी है अब, वाह खूब सारा होमवर्क दे सकते हैं फिर तो हम, तुम लोग सब लोग घर जा रहे हो, तुम्हारा घर तो यहीं होगा, कुछ क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हो गया क्या, A block strikes the free end of a horizontal spring, एक स्प्रिंग है विद अदर एंड इज फिक्स्ड, स्प्रिंग का दूसरा एंड जो है वो फिक्स है ना, और उससे ब्लॉक जो है जाके टकराता है, इस ब्लॉक का कुछ वेलोसिटी था क्या, हाँ स्पीड v से जाके टकरा रहा है स्प्रिंग से, आफ्टर कंप्रेसिंग द स्प्रिंग बाय x, ये कह रहा है कि जब कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग जो है वो x हो जाता है,
तो यार पता नहीं क्या निकला अंदर से। ले मान लिया मैंने कि x जो है ना कंप्रेस हो गई स्प्रिंग x, द स्पीड ऑफ द ब्लॉक रिड्यूसेस टू हाफ, मतलब इसकी वेलोसिटी v/2 हो गई होगी। ये इनिशियल कंडीशन है और ये फाइनल कंडीशन है। देन कैलकुलेट द मैक्सिमम कंप्रेशन, मतलब कितना बताना है मेरे को, मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा। तो सबसे पहले इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ बताओ। एक सिचुएशन ये है और दूसरी सिचुएशन होगी, इससे x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ, फिर उसको मैं आगे यूज कर लूंगा। दूसरी सिचुएशन होगी जब इसका वेलोसिटी जो है फाइनली जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। देख एक्चुअली मुझे k गिवन नहीं है, क्या गिवन नहीं है, तो मुझे इसके x के फॉर्म में k निकालना पड़ेगा पहले, है ना। निकाल लेता हूँ देख, x तो गिवन है लेकिन k गिवन नहीं है, तो x के फॉर्म में तो आंसर कर सकता हूँ ना मैं, k के फॉर्म में नहीं कर सकता। और ऐसे ही मास गिवन नहीं है क्या, मास भी गिवन नहीं है देख, मास भी गिवन नहीं है ना, तो मास के फॉर्म में भी आंसर नहीं कर सकता, तो एक्स के फॉर्म में आंसर करना पड़ेगा। बस एक्स गिवन है और वी गिवन है, तो एक्स और वी के फॉर्म में आंसर करना पड़ेगा। तो पहले इन दोनों के बीच में इक्वेशन लगा लेता हूं, यहां और यहां, ये वाला मेरा इनिशियल कंडीशन, ये वाला मेरा फाइनल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन में स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जो थी वो थी हाफ एम वी स्क्वायर, लास्ट में जाने के बाद स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर बाय 4। बोलो भाई, क्या पहला इक्वेशन लिख दिया मैंने, ठीक है। यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा m के फॉर्म में, देखिए हो जाएगा 1/2 1/2 1/2 कैंसिल, हो जाएगा एम वी स्क्वायर माइनस एम वी स्क्वायर बाय 4, मतलब 3 mv स्क्वायर। वाह भाई वाह, तो आहा, पानी डाल दो, कुछ तो हो गया इसको, याद दिलाओ तो क्या क्या लिख दिया था मैंने। 3 mv स्क्वायर बाय 4 दैट इज इक्वल टू हाफ, हाफ तो नहीं होगा, के एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ हो गया। बाद बीच की चीजें गायब हो गई हैं, ठीक है। तो के की वैल्यू निकाल सकते हो यहां से, मैं इसको इक्वेशन 1 बना लेता हूं। कैलकुलेट द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। अब थर्ड वाला केस आएगा जिस टाइम पर हाफ एम वी स्क्वायर के हाफ के x1 का स्क्वायर इसके बराबर आ जाएगा, है कि नहीं। बताना क्या, मुझे मैक्सिमम कंप्रेशन x1 बताना है। देख k की वैल्यू यहां से उठा के रख दूंगा मैं, एम वी स्क्वायर मेरे पास है, k की वैल्यू रखनी है, रख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। m तो कट जाएगा ना, इसलिए तो कटेगा। देखिए ये कट गया, हो जाएगा एम वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, के की वैल्यू रखी मैंने देख 3 mv स्क्वायर बाय 4 एक्स स्क्वायर, बोल। और ये x1 स्क्वायर, क्या एम वी स्क्वायर कैंसिल, क्या या 4x स्क्वायर बाय 3 दैट इज इक्वल टू x1, क्या x1 की वैल्यू आई मेरे पास √2/√3x, आंसर क्या x के फॉर्म में आ गया आंसर। सही तो लिखा है यार। अच्छा, आंसर तो सही है ना लास्ट में, अबे तो क्या है बीच का, क्या है तो छोड़। हो गया टाइम, ठीक है, एक और क्लास है ना मेरा।